तो क्वेश्चन उठता ये है कि आज है दिन संडे का और संडे को सर ने हमारी नींद खराब कर दी। बट आज आप कुछ ऐसा यहाँ से लेके जाएंगे अगले 1 घंटे 55 मिनट के अंदर जो शायद आपको जीवन में कभी सोने भी नहीं देगा। और आज तक आप जितने पैसे अपने कहाँ कहाँ खर्च करते थे, आज आपके वो खर्चे हो जाएंगे बंद और आपके नए खर्चे हो जाएंगे स्टार्ट। सो आपको मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था, शायद बच्चों ने उसको देखा जरूर होगा। और ये बातें हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी बातें अच्छी अच्छी सबको समझ में आने लग जाएंगी। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि एक इंसान गाड़ी धो रहा है और एक आराम से सो रहा है। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस बच्चों को क्या नजर आ रहा है? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नजर आ रहा है बच्चों को? कि एक के पास फाइनेंस की नॉलेज थोड़ी सी कम है और एक के पास फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज्यादा है। जिसके पास कम नॉलेज है वो क्या कर रहा है? सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तो जिसके पास 16% नॉलेज है, गाड़ी थोड़ा सवेरे सवेरे संडे को, और जिसके पास पूरी नॉलेज है वो क्या कर रहा है? आराम से सो रहा है। सो हाउ टू मल्टीप्लाई योर मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ये टास्क आपको आना चाहिए। कि भाई जग के तो हर इंसान पैसा कमा लेता है, या आप एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं तो वहां पे तो आप पैसा कमा ही रहे हैं। आपका पैसा कहीं जहां पे इन्वेस्टेड है वो आपके लिए कुछ अर्निंग करके ला रहा है कि नहीं ला रहा? दैट इज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द गेम। डू यू नो हाउ टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन लाइफ? सर पहली बात तो हमको रिस्क लेने में बड़ा डर लगता है, बट ये कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? एंड व्हाट मेक्स यू स्टैंड डिफरेंटली आउट अमंग द मोस्ट इन द क्राउड? तो सबसे पहला काम है कि भाई आप अपने गोल सेट करिए जीवन में। भाई करियर क्या अचीव करना है वो तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली आपकी फ्यूचर की नीड्स क्या है? भैया एक अपना घर होना चाहिए, एक अपनी गाड़ी होनी चाहिए, फॉरेन टूर होना चाहिए। और जब हम जॉब से या बिजनेस से थोड़ा सा रेस्ट चाहते हो 40 50 साल 60 साल के बाद, तो हमने क्या प्लान किया है? हमारे पास पैसे कितने होने चाहिए, आज हमारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और आने वाले टाइम में हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे। दिस इज ऑल चिल्ड्रन दैट यू आर गोइंग टू बी टॉट इन द सब्जेक्ट कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। बेसिकली बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है ये, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। ये एक्चुअली स्टार्ट हो जाना चाहिए जब बच्चा क्लास 2 में होता है, 7 8 साल का। और ये कब तक चलेगा सर? ये अकलमंद लोगों के लिए चलता है अप टिल दे अचीव द एज ऑफ 35 40 ईयर्स, और अनपढ़ों के लिए 60 65 साल तक चलता रहता है। और वो हमेशा अनपढ़ ही रहते हैं और कभी अपना फाइनेंस प्लान नहीं कर पाते। तो आज जब हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक दो मूवीज भी शेयर करूंगा। संडे का दिन है, आराम से बैठ के देखिएगा, अपने घर वालों को जरूर दिखाइएगा, और शायद उनको महसूस होगा कि उन्होंने जीवन में डिसीजन सही लिए या गलत। 90% ने तो सही लिए होंगे, 10% के डिसीजन सही में गलत होंगे। आपके गलत ना हो जाए, दैट्स वाई मैंने आज सोचा कि आपका संडे संडे ना बनाकर इन्वेस्टिंग संडे बना दिया जाए। सो आपको कंप्लीट फाइनेंशियल लिटरेसी मैं अभी नहीं दूंगा, ये धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज चलती है। तो इट्स अ 5 6 मंथ्स प्लान बेसिकली, और संडे संडे ही आपकी ये क्लासेस लगा करेंगी इन विच यू विल अंडरस्टैंड कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी कैसी चीज होती है, हमको इसमें क्या पढ़ाया जाता है, हाउ आई हैव टू सो कॉल्ड इन्वेस्ट माय मनी वाइजली। मेरी एज पे इन्वेस्टमेंट का सिस्टम कुछ और होगा, एट योर जंक्चर ऑफ एज, आपकी उम्र 15 16 साल है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल कुछ और होगा। किसी की उम्र 55 56 50 ईयर्स है तो उसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा। सम इन्वेस्टमेंट्स में सूट मी बट नॉट यू, सम इन्वेस्टमेंट्स में सूट यू बट नॉट मी। तो हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो पीपल मस्ट बी क्रेजी अबाउट नोइंग ऑल दीज थिंग्स कि भाई ये सब होता कैसे है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट कब करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कि हमको गोल्ड और रियल एस्टेट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारी बातें जो दिमाग में आती हैं, ये एज टू एज डिफर करती है बच्चों। तो प्रेजेंट एज आपकी 15 16 साल है तो आपके लिए अच्छा कुछ और होगा, बट आपकी पापा की एज 45 ईयर्स है, मम्मी की एज 42 ईयर्स है, दादाजी की एज 60 ईयर्स है, तो उनके लिए अच्छा बुरा कुछ और होगा। तो लाइक एवरी ब्लड ग्रुप इज डिफरेंट। मैं अपना ए बी पॉजिटिव ब्लड अगर आपको ओ नेगेटिव को दे दो तो गेम ओवर हो जाएगा। तो वैसे जैसे हर बॉडी का डीएनए अलग, हर बॉडी का ब्लड ग्रुप अलग, हर इंसान का नेचर अलग है, वैसे हर इंसान का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता है वो भी एकदम अलग होता है। सो यू शुड बी नोइंग द थिंग्स। थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा बट बहुत कम पता होगा, या तरीका आपको ठीक से नहीं पता होगा। उस नदी में आपको कूदना पड़ेगा, एंड दिस इज कंप्लीटली न्यू एज एजुकेशन चिल्ड्रन। आप साइंस पढ़ लें, आप कॉमर्स पढ़ लें, आप ह्यूमैनिटीज पढ़ लें, आप कुछ भी ना पढ़ लें, बट जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भाई जीवन में असलियत यही है, वो सब तो मिथ्या है जो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। नहीं, वो भी जरूरी है,
अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो इसका कोई काम नहीं आएगा, और इसको नहीं पढ़ेंगे तो वो कोई काम नहीं आएगा। तो इट इज बेसिकली बॉर्नवीटा इन द मिल्क, आई रिपीट, बॉर्नवीटा इन द मिल्क, तो दोनों जरूरी है। So this program, what I teach children is out of my personal interest, which is called as financial literacy. So हम आपको इसमें क्या क्या ज्ञान इम्पार्ट करेंगे बता देते हैं। We'll be telling what is called as money matters. आपके गोल्स स्मार्ट है कि नॉन स्मार्ट है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, बजट कैसे करना है अपने आप को, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आपको कैसे उन्हें यूज करना है बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स कहां पे करने चाहिए, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, स्टॉक्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, शेयर में इन्वेस्ट करना सर कुछ लोग बोलते हैं गैम्बलिंग होती है, कुछ बोलते हैं सट्टा होता है, कुछ कहते हैं गेम ऑफ चांस होता है, कुछ कहते हैं इसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। ये सारे मिथ है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5वीं क्लास तक की मैथ्स अगर आपको अच्छे से आती है तो आप इन सब चीजों को समझ जाएंगे, और 5वीं की मैथ्स अगर आपको नहीं आती है तो जीवन बड़ा क्रिटिकल रहता है। इन्वेस्टमेंट्स नॉट ओनली बैंक, आप कब बोरो करें, कितना सेव करें, और रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, ताकि आपका जो भविष्य है वो बागबान के अमिताभ बच्चन और अवतार के राजेश खन्ना की तरह नहीं होना चाहिए। आई होप सो आपने बागबान मूवी सबने देखी होगी बच्चों, सबने देखी है बागबान मूवी, आदित्य जी, अद्वैत जी, अमन, अंजलि सबने देखी है, अंशिका जी, अन्वेषा, अर्चिता, आस्था, भावना, गीतिका जी बागबान मूवी देखी है, कुशल जी, नहीं सर। नमन, नकीबा, पवती, परीक्षा, सतीश, श्रिया, श्रुति, तनिष्क, त्विषा, वान्या जी, वासु जी, विदुषी जी, विनायक, यशी, अंजति, सबने बागबान मूवी देखी है, आई होप सो। तो उसमें आपने अमिताभ बच्चन जी का हाल देखा होगा, क्या हुआ होगा, बेचारे ने अपनी सारी जायदाद बेच बाच के सब बच्चों को दे दिया, लुटा दिया, और उसके बाद बुढ़ापे में किताब लिखने की बजाय कुछ भी नहीं बचा। तो जो लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका जीवन, उनका भविष्य होना चाहिए बागबान के अमिताभ बच्चन या अवतार के राजेश खन्ना की तरह, वो तुरंत क्लास से एग्जिट कर जाए, तुरंत वो एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जो ऐसा भविष्य नहीं चाहते वो और 2-4 को लिंक शेयर करके इनवाइट कर ले। चलिए भाई, सो अल्टीमेटली यू विल बी टॉट मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, कैसे आपको प्रेजेंट स्कूल एज से सेविंग स्टार्ट करनी है, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज अर्ली एज पे बनाइए। ये नहीं कि जब मेरी उम्र 45 हो जाएगी ना देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे को कितने पैसे बचाने हैं, तब तक बच्चों बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होगा, और आपके पास बचाने का समय होगा ही नहीं। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराना कि भाई अपना भविष्य फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बनाए। सो की एरियाज जो फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको मिलेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग एंड सेविंग हैबिट्स, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, मनी मैनेजमेंट क्या हो, ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, पहले बचाएं कि पहले खर्च करें, कैसे अपना बजट बनाएं, सिस्टमैटिकली पैसे को कैसे सेव करना है, और कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है। कोविड टाइम पे लोगों को बड़ा प्रॉब्लम आया बिकॉज बिजनेसेस, जॉब्स कितने लोगों को खत्म हो गए थे। क्या काम आया लोगों को घर चलाने के लिए? गोल्ड। बैंक में उन्होंने गोल्ड को गिरवी रख दिया, और बैंक ने क्या दे दिया? गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे दिया। और जब 2-4-6 महीने 8 महीने बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गई, उन्होंने अपनी अर्निंग से बैंक का लोन रीपे किया और अपने गोल्ड को रिलीज करवा लिया। हैड देयर बीन नो गोल्ड केप्ट एट होम चिल्ड्रन, शायद लोगों का डेली घर का रहना, खाना पीना भी दूभर हो जाता, मुश्किल हो जाता। सो इट इज गुड टू बाय गोल्ड और इट इज बैड टू बाय गोल्ड? गुड टू बाय गोल्ड ना। एक आपने एस्पेक्ट देख लिया है, मैं आपको दोनों एस्पेक्ट सिखाऊंगा कि गोल्ड खरीदना किसके लिए अच्छा होता है और गोल्ड खरीदना किसके लिए बेकार होता है। सो व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? बेसिकली आप अपनी एक नई कॉपी ओपन करेंगे और उस कॉपी को फाइनेंशियल लिटरेसी की कॉपी बना लेंगे। हैंड इन हैंड मैं आपको स्टडी मटेरियल भी इसका प्रोवाइड करूंगा। इसका स्टडी मटेरियल आपको 2 पार्ट्स में प्रोवाइड किया जाएगा, विच इज मेड बाय द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंस इन द कंट्री कॉल्ड एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दैट मटेरियल विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीबडी। सो आप छोटी सी आज एक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे दैट व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फर्स्ट, it is the ability to use knowledge and skills to manage one's financial resources effectively for lifetime security। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे आप इस्तेमाल करें किसको? अपना नॉलेज और स्किल, ताकि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास है वो आपको लाइफ टाइम सिक्योरिटी दे पाए। 55-60 के बाद जब आप रिटायर हो तो आपको ये ना सोचना पड़े हाय राम
अब कल सवेरे मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग you are maintaining at the time you are earning money, that same standard of living should be maintained at the time when you are not earning money. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कम लोग इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन इन बातों को समझ पाते हैं। इसलिए मेरे को लगा काफी साल पहले कि क्यों ना बच्चों को एक अर्ली एज से ये ज्ञान दिया जाए कि भाई मोमोज खाने में फायदा है कि उस पैसे से कम मोमोज खा के और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में फायदा है। आईफोन खरीदें कि सैमसंग का S22 अल्ट्रा खरीद ले, तो कहां पे फायदा होगा, कहां पे नुकसान होगा, ये सारा ज्ञान आपको दिया जाएगा। सो वेरी क्विकली प्लीज अपडेट द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इन योर कॉपी। तो सबको फाइनेंशियल लिटरेसी की डेफिनेशन समझ में आ गई? होती क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी? जो भी आपकी कमाई है, रिसोर्सेज है, आप कैसे उसको यूज करें कि लाइफ लॉन्ग आपको उससे एडवांटेज मिलता जाए। तो why it is important for you and everybody children, you need to take informed decisions कि कब कहां पे पैसा इन्वेस्ट करें। सर रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना कैसा होता है? सर व्हाट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट? नोबडी कैन टेल यू ऑन द प्लैनेट अर्थ until unless he or she knows कि आपका अर्निंग पैटर्न क्या है, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, आपके पास अभी तक कितना वेल्थ हो चुका है, आपकी एज क्या है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। एक बार मेरे से एक 16 साल के बच्चे ने पूछा, सर मेरे दादाजी की एज 64 इयर्स है एंड उन्होंने पूछा अपने सर से पूछ के आना कि किस कंपनी का शेयर खरीद लें। तो मैंने उसको बोला दादाजी से बोलना किसी भी कंपनी का शेयर ना खरीदें। कह रहे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कहा क्योंकि अगर शेयर प्राइस नीचे गया तुम्हारे 64 इयर्स वाले दादाजी तुरंत ऊपर चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो दादाजी उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते जितना आप आपके पापा ले सकते हैं। आपके पापा की एज 46 इयर्स है, ही इज स्टिल अर्निंग। 10-20-50 हजार का नुकसान भी हो गया, ही हैज द कैपेसिटी टू मैनेज। बट जिस बेचारे दादाजी की एज 78 इयर्स है, जो टोटली अपनी पेंशन पे डिपेंडेंट है, बैंक की इंटरेस्ट इनकम पे डिपेंडेंट है, जिनकी कोई अर्निंग नहीं है, रिटायर हो चुके हैं जॉब से, बिजनेस से, कैन ही टेक रिस्क इन लाइफ? नो। तो आई कैन नॉट गिव सेम एडवाइस टू अ पर्सन हुज एज इज 16 years or 46 years or 78 years. Advice keeps on changing from person to person depending upon their age and earning patterns. बस यही चीज आपको समझनी है। तो students who are money smart fare better with retention, productivity and wellness children. They do better in their future life. तो आपने कितना पैसा कमाया दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स आपने उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न किए उसके ऊपर। तो अगर 12-15 साल की उम्र से आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया बैंक की एफडी में, जो आपको हार्डली 7% का रिटर्न देगी चिल्ड्रन, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई था ही नहीं, बेसिकली आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था। और जिसकी उम्र 70 ईयर्स है बच्चों, और इसने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो अगेन इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि रिस्क प्रोफाइल आपका क्या है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि सर स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा है, सर रियल एस्टेट बड़ा बुरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अच्छा एंड बुरा डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर एंड व्हाट इज योर एज बेसिकली। सो मैनेजिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट हैंडलिंग डेट। कुछ लोग क्या सोचते हैं, चलो लोन ले ले, ईएमआई पे आईफोन खरीद ले, ईएमआई पे घर खरीद ले, ईएमआई पे कार खरीद ले। तो अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज गुड, up to what extent it is bad. Financial literacy teaches you that as well. So हमारे कुछ महान लोग थे, उन्होंने क्या बोला फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर? फाइनेंशियल एजुकेशन अगर करिकुलम में जोड़ दिया जाए तो अल्टीमेटली फ्यूचर जनरेशन कभी भी फाइनेंशियली इलिटरेट नहीं होगी। और सबसे बड़ा रीजन कि रईस इंसान क्यों रईस बन जाता है और गरीब बेचारा गरीब क्यों जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास रिच क्लास को कॉम्पीट करने के लिए अपने ऊपर एक टोपी पहन लेता है। एंड व्हाट इज दैट कैप? ईएमआई का कैप। आईफोन खरीद लिया ईएमआई पे, कार खरीद ली ईएमआई पे, बेचारे की 90% सैलरी कहां पे चली गई? ईएमआई पे करने के लिए। तो बचा कितना उसके पास? 10%। सो आईफोन शुड बी बॉट ऑन ईएमआई, दैट्स बेटर, जिसकी वैल्यू 75,000 रुपए है। और अ नॉर्मल सैमसंग फोन कुड बी बॉट एट 25,000, जिसपे आपको ईएमआई शायद ना देनी पड़े या बहुत कम देनी पड़े और काम तो वो उतना ही करेगा। व्हाट इज अ बेटर डिसीजन अगर सिर्फ बातें करनी है तो? सिंपल एज दैट। बट लोग क्या करते हैं, देखा देखी में दूसरे का गाल लाल है, अपना थप्पड़ मार के लाल कर लो और ईएमआई का रिस्क ले लेते हैं। और अल्टीमेटली ईएमआई चिल्ड्रन एक तरह का कैंसर है हमारी सोसाइटी के लिए, बिकॉज मनी
का जो सब्जेक्ट है ये घर में पढ़ाया जाता है और स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, और घर में बच्चे पढ़ते नहीं और पेरेंट्स ठीक से पढ़ा नहीं पाते। तो काफी साल पहले जब मेरे को लगा कि नहीं भाई कुछ बच्चों के साथ गलत हो रहा है, कुछ बच्चों को अधूरा ज्ञान मिल रहा है, कॉमर्स बहुत पढ़ लिया, साइंस बहुत पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बट एंड ऑफ द डे कहाँ पे आके लैंड करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे मेरा पैसा ठीक से ग्रो कर जाए। भाई हमें रिटायरमेंट की चिंता हो रही है, और ये रिटायरमेंट की चिंता जीवन की चिंताओं से बहुत छोटी हो जाती है, और 35-40 ईयर्स आते आते इंसान सोचता है चलो अब कुछ बचाना स्टार्ट करें। अब हो चुकी है बहुत ज्यादा देर। अब आप अगर बचा भी लेंगे बहुत ज्यादा तो शायद आपको बहुत सुपर एफर्ट करना पड़ेगा अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए। तो सेविंग्स तो स्टार्ट हो जानी चाहिए सिंपली व्हेन यू आर स्टडिंग इन क्लास 2। जब पहली बार नानी माँ से 11,000 रुपए का लिफाफा मिला था, बस तभी से सेविंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। बट हमारा मुंह और जीभ ऐसे हैं जो कभी रुकते हैं ही नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों में पढ़ाई करना। So one should help the schools to train and encourage teachers and parents to provide financial education for children in order to equip the next generation कि उनके पास पैसा मैनेज करने की स्किल्स होनी चाहिए। बट अगेन प्रॉब्लम सिस्टम में है। सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ की टू लिविंग आवर डेली लाइफ विद डिग्निटी चिल्ड्रन। इट इज बेसिकली अ गिफ्ट। तो मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा, और ऐसा नहीं कि आपको उसको अपने पास तक ही रखना है, आपको आगे उसको पास ऑन करते जाना है। अपने दोस्तों से डिस्कस करिए, अपने भाई बहनों से, जो बड़े भाई बहन उनसे डिस्कस करिए, छोटों को भी समझाइए, और अगर आपकी बात ना समझना चाहे, आपसे उनकी लड़ाई झगड़ा है, तो आप उनको क्लास ज्वाइन करवा दीजिए, मेरी बात तो सुनेंगे ही सुनेंगे। सो चिल्ड्रन, वीजा कंपनी का नाम सबने सुना होगा, जो क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड देते हैं। दे हैड अ रिसर्च रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियली बैरोमीटर इन इंडिया इज रैंक्ड 23rd among 28 countries that they surveyed। और हमारी पॉपुलेशन में 35% लोग हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं, और इनकी भी क्वालिटी ऑफ लिटरेसी क्या है भगवान जाने। आई रिपीट, क्वालिटी ऑफ लिटरेसी क्या है भगवान जाने। एमबीए तो बहुत लोग करते हैं, इंजीनियरिंग बहुत लोग करते हैं, बट 20% से ज्यादा एमबीए और इंजीनियर इंडिया में एम्प्लॉय करने लायक है ही नहीं। तो पढ़ तो सब लिए, बट उनको काम आता है कि नहीं आता। कितनों ने तो सिर्फ गाइड बुक पढ़ के एग्जाम पास कर लिया, बस डिग्री एमबीए की है, बट उन्हें कुछ मैनेज करना आता ही नहीं है। सेम इज द केस हियर आल्सो चिल्ड्रन। 35% पॉपुलेशन वीजा कह रहा है कि फाइनेंशियली लिटरेट है, बट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ देयर लिटरेसी, नोबडी नोज अबाउट दिस, किसी को नहीं पता। तो आई होप सो पीपल आर वेल रेडी एंड अवेयर नॉट टू बिकम कुलीज इन देयर लाइफ। अगेन जिनको जिनको कुली बनना है वो भी क्लास से एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सर ये क्या बोल रहा है, मतलब क्या है सर? इट इज वेरी 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 so called drastic type of content on the screen। graduates line up to be coolies। मैं आपको कुछ composition इसका बताता हूं। बीकॉम स्टूडेंट गणेश सानप, 21 साल इसकी उम्र है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है, और मुंबई रेलवे में कुली की भर्ती का जॉब निकला। बहुत पुराना आर्टिकल है ये, शायद आप बोल सकते हैं 8-10 साल पुराना आर्टिकल होगा। ग्रेजुएट बीकॉम स्टूडेंट क्या बनना चाहता है? कुली बनना चाहता है। क्यों सर? इसने पढ़ाई नहीं की? नहीं पढ़ाई की है, इसने सो कॉल्ड स्कूल भी पास किया, इसने यूनिवर्सिटी भी पास की, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हिम? ही डजंट हैज दैट स्किल विच इज रिक्वायर्ड। हमने लैंग्वेज तो पढ़ ली, जावा पढ़ लिया, ब्लूजे पढ़ लिया, .NET पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, मार्केट गए तो पता लगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपग्रेड हो गई है। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ के आए थे वो किसी काम की नहीं है। हमने तो गूगल पे पेज बनाना सीखा, HTML सीखा, सब कुछ सीख लिया, बट बाजार में चल रहा है चैट जीपीटी। आजकल चैट जीपीटी की प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती, तो इन दैट केस क्या आपकी कंप्यूटर नॉलेज किसी काम की है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो काफी लोग ऐसे होते हैं बेचारे, MBA कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं, उसके बाद बैंक PO SSC की तैयारी करते हैं। तो वेयर द हेल गॉन दैट BTech एंड बैंक PO का, सॉरी MBA करके क्या फायदा हुआ? MBA किया तो था, बट क्वालिटी MBA उनका नहीं था। मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है MBA की वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। आई माई सेल्फ हैव नोटिस्ड मेनी स्टूडेंट्स क्लास 12th कॉमर्स पढ़ने के बाद होटल मैनेजमेंट कर लिया, गए होटल में जॉब करने, तो जॉब अच्छा नहीं लगा, किसी बैंक में लो पेड जॉब ज्वाइन कर लिया। तो अल्टीमेटली आपने जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया वो किसी काम का था ही नहीं। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, साइंस स्टूडेंट्स हो, मेडिसिन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, फाइनेंस की पढ़ाई करना सबके लिए बहुत जरूरी है कि अपना फाइनेंस आप कैसे मैनेज करोगे। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये भी आपको बता देता हूं, आप किसी को अपना असिस्टेंट रख लेंगे। हो सकता है कि आपने किसी इंटरमीडियरी के थ्रू, बिचौलिए के थ्रू, मिडलमैन के थ्रू पैसा लगाया,
5-10% कमीशन तो वो खा गया। बट इफ यू आर वेल अवेयर, यू आर एजुकेटेड, एटलीस्ट वो 10% जो आप मिडिलमैन को दे रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली सेव दैट मनी। सो एक बच्चे ने मेरे से कहा, सर मेरी मम्मी ना बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट जानती है। मैंने कहा क्या जानती है? कह रहे सर वो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करती है। मैंने कहा वेरी गुड, कहां से खरीदती है गोल्ड? बस यहीं पे फ्लॉप शो हो गया। ही गेव द आंसर, सर वो गोल्ड तनिष्क से खरीदती है। चिल्ड्रन, ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। गोल्ड की अगर आपने ज्वेलरी खरीद ली, दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने गोल्ड का कॉइन खरीदा है, दैट इज सेमी गुड। सर फिर कौन सा वाला गुड होता है इन्वेस्टमेंट? बताया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। क्योंकि जब आप तनिष्क से गोल्ड खरीदते हो, तनिष्क गोल्ड का प्राइस मेकिंग चार्जेस मिला के आपसे कितना एक्स्ट्रा वसूलता है आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। एंड दिस इज द फिगर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ यू। कितना एक्स्ट्रा वसूलता है? 35% तो उनके मेकिंग चार्जेस है। तो आज अगर मम्मी ने 1,35,000 रुपए का गोल्ड तनिष्क से खरीदा और 2 दिन बाद मम्मी उसको बेचने जाएंगी तनिष्क में, तनिष्क पीपल विल पे बैक हाउ मच? 1 लाख। व्हाट दे वुड से, भाभी जी ये तो मेकिंग चार्जेस हैं, ये तो जीएसटी है, जीएसटी तो चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेकिंग चार्जेस से हमारे स्टोर का खर्चा चलता है। जो गोल्ड कॉम्पोजिशन है 1,35,000 में, दैट इज ओनली 1 लाख। तो आपकी मम्मी को 2 दिन में 35,000 रुपए का नुकसान हो गया। सर बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है ना। एक और इंसान था जिसने सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीदा, कितने रुपए का? सर व्हाट इज दिस? ये था बच्चों एक गोल्ड कॉइन जिसपे 3% का जीएसटी है और 5% का स्टैंपिंग मेकिंग चार्ज है बेसिकली। ये गोल्ड कंपेरेटिवली इस वाले गोल्ड से मच बेटर है कि 8,000 ही एक्स्ट्रा देना पड़ा, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड पे 1,35,000 कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा? 35,000। तो whensoever you are doing gold as an investment, never go for jewelry, never go। तो वो इन्वेस्टमेंट पूरी बैंड बच जाएगी आपकी कायदे से, क्योंकि मेकिंग चार्जेस इतने ज्यादा इंपोज हो गए कि आप जब वापस करने जाएंगे तो आपको उतने पैसे कभी मिलेंगे नहीं। अच्छा सर मान लीजिए 5, 6, 7, 8 साल बाद एक्सचेंज करें, तो ऑब्वियस ही बात है ये 1 लाख आपका हो सकता है कि 2 लाख हो जाए, बट ये जो 35 का डैमेज है चिल्ड्रन, क्या ये कभी वापस आएगा? नो। तो कौन सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाए और कौन सा गोल्ड पहनने के लिए लिया जाए, इसमें भी डिफरेंस होता है। सर म्यूचुअल फंड कैसा रहेगा? सारी क्वेरीज के जवाब मिलेंगे, बट ओले ओले धीरे धीरे। तो जो भी कुली बनना चाहते हैं दे कैन एग्जिट। स्ट्रगलिंग फॉर एडमिशन इन ट्रेडिशनल कोर्सेज, हाँ सिद्धार्थ जी का एक क्वेरी है, बोलिए सिद्धार्थ जी। कहीं भी बेचेंगे तो मेकिंग चार्ज तो आपको कोई नहीं देगा ना। गोल्ड कॉम्पोजिशन मैंने क्या बोला आपको, वापस आते हैं पिछली स्लाइड पे। गोल्ड कॉम्पोजिशन मैंने आपको क्या बोला? द गोल्ड कॉम्पोजिशन in what you have bought is only worth 1 लाख। तनिष्क ने आपने 1,35,000 का गोल्ड बेच दिया। अब 1,35 के गोल्ड को आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी लेके चले जाएंगे बच्चों, कहीं पे भी लेके आप चले जाइए, आपको मिलने कितने पैसे हैं? 1 लाख। गोल्ड का प्राइस 1 ही लाख है, उसके अंदर 35 के मेकिंग चार्जेस है। बाजार वाला भी उतने पैसे काटेगा, कोई भी होगा उतने पैसे काटेगा। तो मेकिंग चार्ज थोड़ा कोई आपको वापस कर देगा, वो तो लेबर कॉस्ट थी। ओके, आपने तो गोल्ड बेचा है तो गोल्ड के पैसे आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि तनिष्क आपसे मेकिंग चार्जेस लेता तो बाजार वाला उसको वापस कर देगा। क्यों वापस करेगा भाई? नोबडी इज गोइंग टू गिव दैट। तो स्ट्रगलिंग फॉर एडमिशन इन ट्रेडिशनल कोर्सेज, थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको। बच्चा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेता है और बाद में नौकरी कहां मिलती है? बैंक में। क्योंकि होटल मैनेजमेंट के कोर्स में उतनी ज्यादा सैलरी उसको नहीं मिल रही जितनी उसने एजुकेशन ली है, या जितना उसको लगता है कि हमको पैसे मिलने चाहिए। तो यू पीपल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ साइंस वाले बच्चे पढ़ना चाहें, बिल्कुल पढ़ें। हो सकता है कुछ मेडिसिन के बच्चे पढ़ना चाहें, बिल्कुल पढ़ें। बट अगेन द प्रॉब्लम इज दिस कि पढ़ाई के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पढ़ाई के बाद बिजनेस करने लायक होंगे कि नहीं होंगे? तब होंगे जब वो पढ़ेंगे जो बाजार में चल रहा है। आउटडेटेड पढ़ लिया, एक्सटिंक्ट पढ़ लिया, किसी काम का नहीं है। फंडामेंटल्स आर गेटिंग क्लियर और नॉट। पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, पीएचडी कर ली इकोनॉमिक्स में, ये नहीं बता पा रहे कि सब्जी मंडी में आलू सवेरे महंगा होगा कि शाम को महंगा होगा, तो आपकी पढ़ाई किसी काम की है ही नहीं है। क्योंकि हमारी पढ़ाई में रियल केस स्टडी का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे मिस आउट हो गया है। बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने NEP 2020 में पढ़ाई के लिए कुछ अच्छी चीजें डाल दी गई है। सो इवन विद द बेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बच्चों क्या अच्छे जॉब्स पाती है? दे आर स्टिल जॉबलेस। व्हाई जॉबलेस? व्हाई अंडरपेड? क्यों उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है? क्यों उनको अच्छे कंडीशंस जॉब के, वर्किंग के नहीं मिलते? रीजन इज वेरी सिंपल चिल्ड्रन, जो पढ़ के आए हैं वो बाजार में अपडेटेड नहीं है, और जो मार्केट में चाहिए आपको वो सो कॉल्ड आपने कभी पढ़ा ही नहीं।
इवन पीपल हु डू MBBS, MS, MD, कितनी बार डॉक्टर भी खाली बैठा होता है क्योंकि बाजार में सर्जरी चल रही है लेजर से, और आपने अपने कोर्स में लेजर सर्जरी का स्पेशलाइजेशन कोर्स एड ऑन किया ही नहीं है, तो अल्टीमेटली यू विल बी जॉबलेस। तो सबसे पहले दो बातें समझनी पड़ेंगी। जो मार्केट का अपडेट है वो आपको आना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक दैट कि कंप्यूटर का अपडेट आ गया, एंड्रॉइड का अपडेट आ गया, बट आपके डिवाइस में वो नहीं है। विल यू बी लविंग टू यूज दैट डिवाइस? नो, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है तो किसी काम की नहीं है। तो वैसे ही आप भी अगर अपडेटेड नहीं होंगे बच्चों तो किसी काम के नहीं होंगे। IIM में 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूं, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में टॉपिक दिया गया डेरिवेटिव्स मार्केट। चिल्ड्रन, यू वोंट इमेजिन कुछ 12th पास बच्चे जो MBA करने के लिए वहां गए ग्रेजुएशन के बाद साइंस स्ट्रीम से, उनको इस टॉपिक के बारे में पता था और कॉमर्स वालों को ही नहीं पता था। ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट का एक टॉपिक होता है, आपको पढ़ाया जाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी डोमेन में, नॉट टू वरी एट ऑल। बट कुछ बच्चों को पता था जो साइंस स्ट्रीम के थे, बट इवन कॉमर्स वालों को नहीं पता था, बिकॉज ये वो बच्चे थे जिन्होंने अपने आप को अपडेट करने की कोशिश की। तो नेवर अज्यूम कि जो स्कूल में पढ़ा दिया, जो किताब में लिखा है, जीवन में वो काम आएगा। जीवन में उसका काम 10 से 20% होगा। पूरा तब होगा जब आप उसको कोरिलेट करेंगे मार्केट एनवायरनमेंट से। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया हमने, सर अकाउंटेंसी पढ़ ली, सर हमने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ लिया, सर मार्केटिंग पढ़ लिया। अच्छा, ये लो एक कंघी दे रहा हूं, इसको किसी गंजे को बेच के दिखा दो, पता लग जाएगा कि तुमने मार्केटिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। कॉमन सेंस की बात है। गंजे के लिए क्या कंघी का काम है? बिल्कुल। उससे कहेंगे बहुत बढ़िया कंघी है, अपनी वाइफ को देना और कहना डाबर आंवला का तेल लगा के बालों में कंघी करेंगी तो बाल कम टूटेंगे। ये हमारी बड़ी सोफिस्टिकेटेड कंघी है। इस कंघी के बीच में जो कोम्स के जो टीथ्स है, ये बहुत साइंटिफिकली ड्राफ्ट किए गए हैं, साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं। आपने मार्केटिंग अप्लाई कर दी और गंजे को कंघी बेच दी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। रेड कलर के कुर्ते के साथ येलो चुन्नी कैसे लगेगी? सर बहुत बेकार लगेगी। ये हम और आप बोल रहे हैं, बट कपड़े का दुकानदार क्या बोलेगा? भाभी जी कंट्रास्ट है और आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, नया फैशन में आया, अभी करीना कपूर ने इसको पहना, एक नई मूवी उनकी शूट होने वाली है। यू शुड नो हाउ टू सेल, you should know how to be updated. That's the most important problem, and इस प्रॉब्लम को ही हमारी दुनिया समझ नहीं पा रही। चाइना क्यों आगे है बच्चों? चाइना क्यों आगे है? वहां के बच्चे डिग्री में हमसे भी कम कमजोर हैं। जितनी डिग्री हमारे यहाँ होती है उससे भी कम होती है उनके यहाँ, बट उनके पास जो स्किल है वो सबसे ज्यादा है। उनकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। फ्लोटिंग पेन उन्होंने बना दिया, किसी काम का नहीं है, बट स्टिल टीवी में 2 बार ऐड आता है, बच्चे कहते हैं अमेजोन से ऑर्डर करो इसको। व्हाट इट, दे नो हाउ टू मार्केट द कॉन्सेप्ट बेसिकली। सो हमारे कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के HRD मिनिस्टर थे। 30 मई 2009, लगभग 14 से 15 साल पुराना आर्टिकल है ये। There is a need to mold curriculum to the requirements of skill. Our youth do not get jobs. Why? क्योंकि हमारा करिकुलम चेंज और अपडेट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें अपडेटेड पढ़ने की जरूरत है। P चिदम्बरम साहब मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन अटेंड कर रहे थे दिसंबर 2007 में। Financial literacy could be made a compulsory subject for all students in streams of class 11th and 12th, ताकि पता लगे कि भाई जो कमाएंगे कैसे उसे बचाएंगे। That is very, very, very important. So we work hard to earn money, isn't it children? But शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हमारा पैसा हमारे लिए कब काम करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब लॉन्च की थी, गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक। उन्होंने यही बोला, इफ इंडिया हैज टू कॉम्पीट विद चाइना, किस चीज पे फोकस होना चाहिए? स्किल पे। तो जब बच्चा कहता है सर बैंकिंग क्या होती है, सर बैंक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं कहता हूं भाई 2 तरीके हैं तुम्हारे पास पढ़ने के। पहला तरीका, अपनी बेकार टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको रट लो और एग्जाम में लिख के चले आना। नंबर तो तुम्हारे 90 आ जाएंगे, बट अकल तुम्हारी 90 के आगे जो 0 होता है उससे भी कम होगी। देन सर व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टडी बैंकिंग? गो टू अ बैंक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे फॉर 5 रेगुलर डेज। आधा आधा घंटा बैंक में देखो हो क्या रहा है, बैंक के एम्प्लॉय से इंटरैक्ट करो, किस तरह के अकाउंट्स आप खोलते हैं, सेविंग अकाउंट है, रेकरिंग अकाउंट है, FD अकाउंट है, करंट अकाउंट है, हमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दे दीजिए, कैसे बैंक में अपना फोन नंबर अपडेट कराना है। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पूरा बैंकिंग का सिस्टम समझ जाएंगे। कैसे बैंक वाले लोगों को एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो बैंकिंग किताब नहीं सिखाएगी, कौन सिखाएगा? बैंक सिखाएगा। मार्केटिंग किताब नहीं सिखाएगी, कौन सिखाएगा? एमवे के एजेंट बन जाओ, संडे संडे जाके फ्री का लेक्चर अटेंड कर लो 5 स्टार 3 स्टार में, बढ़िया खाना खाओ, लोगों की मोटिवेटेड टॉक सुनो,
लोगों को जाके एमवे का प्रोडक्ट बेचो, आ गई आपको मार्केटिंग, कोई टेंशन की बात नहीं है। एग्जाम में लिखना आता हो ना लिखना आता हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू नो व्हाट इज रियल मार्केटिंग। तो इस देश की समस्या यही है, पापा मम्मी को चाहिए नंबर, पापा मम्मी को चाहिए नंबर, टीचर को चाहिए आंसर, बच्चा कह रहा है मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए, जो इन दोनों बातों से नहीं आएगा। मेनी अ टाइम्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बच्चे से पूछा भाई 10th क्लास में मैथ्स में कितने नंबर है, सर 88 आया था आउट ऑफ 100। डेफिनेटली ट्रू, 100 में 88 आया तो इंटेलिजेंट होगा। अच्छा ये बताओ 100 का 62.75% कितना होता है? इंस्टेड ऑफ सेइंग 62 रुपीज 75 पैसा या 62.75 कहेगा अच्छा ऐसा 100 इंटू 62.75 अपॉन 100, 0 बन गया हीरो, हम बन गए जीरो। तो मैथ्स आना और मैथ्स में नंबर आना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ये आता है कि नहीं आता, अनटिल अनलेस आपको एक मिसाइल बनानी हो। मिसाइल के लिए, फिजिक्स की प्रोग्रामिंग के लिए ये सब चीजें जरूरी है, बट रियलिटी में इंटेलेक्ट मजबूत करने के लिए मेंटल मैथ्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्विकली कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी किताब में लिखिए, अपनी कॉपी में, एंड आई होप सो शायद आप मेरे को इसका जवाब दे पाए। रेडी एवरीबडी टू अंडरस्टैंड? चलिए, ₹10,000 इन्वेस्टेड फॉर 12 years will double at what percentage rate of interest? सर बड़ा अजीब क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टेल दिस? 10,000 रुपए आपने 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, इस पैसे को डबल होना है चिल्ड्रन, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो कि ये पैसा मेरा डबल हो जाए? कुछ बच्चे कह रहे हैं 10%, कुछ कह रहे हैं 8%, कुछ कह रहे हैं 7%। तो तुक्का तो मार दिया लोगों ने। 10,000 रुपए 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया चिल्ड्रन, कितने परसेंटेज रेट पे इन्वेस्ट किया जाए कि ये पैसा डबल हो जाए? मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बिना मैगी खाए लोग बताएंगे कि क्या रेट ऑफ परसेंटेज इस पे हो कि मेरा पैसा 12 साल में 10,000 से 20,000 हो जाए। स्टार्ट द टास्क क्विकली, टाइम अलॉटेड 2 मिनट्स। कुछ लोगों ने ट्राई किया, आंसर दिया, वेल गुड एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया बात है, बट इसके लिए हमारे फाइनेंस, हाँ यस यति जी बताइए क्या आंसर है? At the rate of 16.6%. 15.6%, बहुत ज्यादा आंसर था, बहुत ज्यादा आंसर था। चलिए ये 10,000 रुपए आप सो कॉल्ड डबल कितने साल में करेंगे? ये रूल ऑफ 72 एक होता है, 72 को आप नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, या आप 72 को परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। तो अगर 6% के रेट से 10,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाए चिल्ड्रन, तो ये पैसा डबल हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट टेक्निक से। ये सर कैसे होगा? मैंने आपको जवाब दे दिया, कैलकुलेटर पे आप 6% प्लस कर करके कंपाउंड इंटरेस्ट, 10,000 का 6% है 600, फिर अगले साल 10,600 पे 6% मिलेगा, 636 रुपए, फिर 11,036 पे 6% मिलेगा। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते जाएंगे तो 12 साल में आपका ये पैसा 6% के रेट से 10,000 से कितना हो जाएगा? 20,000। दिस इज रूल ऑफ 72 इन फाइनेंस। तो सिंपली द रूल सेज 72 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, आपको नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे, 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। तो 6% के रेट से अगर आप 10,000 रुपए को 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें, योर मनी वुड बी ऑलमोस्ट डबल, मनी वुड बी ऑलमोस्ट डबल। ऐसी ढेर सारी टेक्निक्स, ट्रिक्स आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में सिखाई जाती हैं। गॉट इट? एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन। तीन आपके सामने है, 10,000 रुपए आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, 12 साल मतलब 144 मंथ्स, 12 12 144, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको मेच्योरिटी वैल्यू कितनी नजर आ रही है चिल्ड्रन? 20,121, ऑलमोस्ट डबल हो गया कि नहीं हो गया? गॉट इट क्लियर? तो इतना कैलकुलेशन करने से पहले ही हमने आपको एक लाइन में बता दिया, 72 डिवाइडेड बाय व्हाट? ईयर, तो परसेंटेज पता लग जाएगा। 72 डिवाइडेड बाय परसेंटेज क्या पता लग जाएगा? ईयर पता लग जाएगा। तो चलिए आपको एक और कॉम्पोजिशन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको चिल्ड्रन।
लिखिए ₹30,000 invested, ₹30,000 invested at 8% per annum will double in what time? अब तो आपके लिए भी आसान हो गया। 72 divided by what, children? 8. What's the answer? 9 years में आपका पैसा डबल हो जाएगा। शायद अगेन आपको ये विश्वास नहीं आ रहा होगा, बट इस पैरामीटर को नोट करिए। तुरंत फाइनेंशियल कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि बातों में सच्चाई कितनी है। तुरंत बच्चों, तुरंत। कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया मेरे को, 9%। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसी बहुत सी भयंकर भयंकर चीजें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्स में बच्चों सिखाई जाती हैं। तो लेट मी अगेन ओपन माय फाइनेंशियल कैलकुलेटर। फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपके सामने है चिल्ड्रन, और अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल वाज 30,000। कितने हमने टाइम पीरियड लिया था? 8% लिया था। टाइम पीरियड कितना आ रहा था हमारा? 9 years। व्हाट इज 9 into 12 चिल्ड्रन? 9 into 12 108। देखते हैं पैसा डबल होता है कि नहीं होता। देखिए हो गया 59,970, ऑलमोस्ट 60,000। इजी इजी चिल्ड्रन, सबको समझ में आ गई बातें? चलिए, तो आई होप सो लोगों को समझ में आ रहा होगा फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितना धमाकेदार सब्जेक्ट है, कितनी चीजें आपको पता लग जाती हैं। तो आज आपका एक असाइनमेंट भी मैं आपको दे रहा हूं। मोहल्ले में 21 MBA करने वाले बच्चों को पकड़ लीजिएगा। 21 MBA वाले ना मिले तो MBA ग्रेजुएट 12th पास सबको पकड़ लीजिएगा। 21 शुभ नंबर होता है ना। और बड़ी रिसर्च करना चाहें तो 31 और 51 को पकड़ लीजिएगा, शुभ नंबर होता है। और सबसे ही पूछिएगा, भैया भैया भैया, दीदी दीदी दीदी, 10,000 रुपए मेरे पास है, हमें 10% के हिसाब से पैसा लगाना है, बताओ कितने साल में डबल हो जाएगा। वो शायद आपको डबल झापड़ मारेंगे कि हमसे मजा मतलब हमको ये सब नहीं आता है। तो आपको पता लगेगा व्हाट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट हमारे MBAs को दिया जाता है इंडिया में। टोटल कबाड़ एजुकेशन चिल्ड्रन, टोटल कबाड़। समझ में आ गया? कुछ इंस्टीट्यूट्स इंडिया में हैं जहां पे ऐसे बच्चे जाते हैं, ये सब पढ़ के जाते हैं, और वही इंस्टीट्यूट्स IIMs और IIITs होते हैं बेसिकली। और वहीं के बच्चे इसीलिए अच्छा निकलते हैं क्योंकि वो अपने लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं। So let's start with what is called as children अपना सपना, money, money. So money touches all aspects of our lives. Without financial literacy, our financial decisions and actions lack a robust foundation for success. तो थोड़ी देर पहले सबको पता लग गया मैथ्स में 90 तो आ गया, बट इतना 2 कौड़ी का घटिया सा सवाल हम जवाब सर को नहीं दे पाए क्योंकि आपकी पढ़ाई खराब नहीं है, आपकी पढ़ाई अपडेटेड नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपकी पढ़ाई अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? तो पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, अपडेटेड पढ़ाई करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो क्या फायदा आपने MBA कर लिया, बैंकिंग कर लिया, कल को जब एक आप बैंक एम्प्लॉय बनेंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे, तो कस्टमर आपको मिलेंगे बड़े बड़े। वो कस्टमर आपसे क्या पूछेंगे? गुप्ता जी, शर्मा जी, अग्रवाल साहब, ये बताइए कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मेरा पैसा डबल कितने साल में होगा? अब वो चले अपना सिर खुजलाने, कस्टमर गया। आपको कॉन्फिडेंट झट से आंसर देना है, 72/7 चल रहा है, तो लगभग 10 साल में आपका पैसा गुप्ता जी डबल हो जाएगा। गुप्ता जी बहुत खुश हो जाएंगे कि इतनी जल्दी हमको जवाब मिल गया, तो गुप्ता जी अपना पैसा आपको दे जाएंगे। बट गुप्ता जी कह रहे नहीं 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 नहीं, मेरा 1 करोड़ रुपए मेरे को 6 साल में डबल करना है। तो फिर बैंक के मैनेजर अंकल क्या बोलेंगे? अच्छा, इनका पैसा एक अच्छे म्यूचुअल फंड में लगवा देते हैं जहां पे 11, 12, 15% का रिटर्न मिल जाए। तो 12% के हिसाब से 72/12, 6 years में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इफ यू आर अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड यू मेट अ क्लाइंट हु वांट्स कि मेरा पैसा 6 साल में डबल करो, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, तो आप म्यूचुअल फंड में लगवा दीजिए। मेरा पैसा 10 साल में डबल करो बट मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, तो बैंक की FD करवा दीजिए। तो आपको सही जवाब सामने वाले को देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन पाएंगे। और आपको दुनिया में लोग बेवकूफ ना बनाएं, आपको बिचौलिए की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके इन्वेस्टमेंट के बेस्ट रिटर्न्स दे पाए। समझ में आ गई बात? So from saving for a comic book to planning for retirement, effective money management is vital for all financial well-being. तो बचपन में आप क्या करते थे? कॉमिक्स खरीदने के लिए पैसे बचाते थे। अभी भी आप पैसे बचाते होंगे,
बट आने वाले टाइम में आप पैसा किसके लिए बचाएंगे? जब बूढ़े हो जाएंगे, बच्चों का कोई भरोसा नहीं, घर से लात मार के कब निकाल दें, तो एटलीस्ट हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो हमको हमेशा अपने साथ रखे, कि बुढ़ा बुढ़िया मरे तो हमें करोड़ों देकर जाए। तो अगर अपनी इज्जत प्यारी है, बागबान के अमिताभ बच्चन और अवतार मूवी या स्वर्ग मूवी के राजेश खन्ना अगर नहीं बनना चाहते, तो क्लासेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान आपको जनरली कहीं पे भी मिलेगा, ओपन डोमेन में नहीं। So we aim to cultivate the basic financial skills in individuals from all walks of life. आप स्टूडेंट हो, आप यंग इन्वेस्टर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बोला ना पापा मैं वो क्लास में बैठा लिया करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उनके लिए कोर्स फ्री, आपको फीस देनी है। ओके, सो दिस फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम केटर्स ऑल दीज नीड्स चिल्ड्रन। सो ये एक लिंक है जो आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, और आप चेक करेंगे आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना, आईक्यू तो सबका अच्छा है, FIQ कैसा है ये पता लग जाएगा, और अगर कम नंबर भी आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। So welcome to the financial literacy session for students children. Now you are not going to put yourself at work after some years. Who will work for you? आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। So financial literacy is the awareness, knowledge and skills to make decisions about saving, investment, borrowings and expenditure in an informed manner. एक बिजनेसमैन लोन ले तो अच्छा है कि खराब, बट एक जॉब करने वाला लोन ले अच्छा है कि खराब, किस लिए लोन ले रहे हैं, दैट इज गुड और बैड, ये सारी चीजें हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कैटर करता है चिल्ड्रन। तो यू विल बी स्टडिंग हाउ टू अर्न, हाउ टू स्पेंड, हाउ टू सेव, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू बोरो एंड व्हेन नॉट टू बोरो। सर बोरो गोल क्यों घूमा? इसलिए घूमा क्योंकि सही बोरो नहीं करेंगे तो आप भी ऐसे ही घूमते रह जाएंगे, ओके, और आपकी वेल्थ जीरो हो जाएगी बेसिकली। So this increases the financial outreach to those who do not understand this. सही तरीके से सही जगह पे सही टाइम पे पैसा लगाना, अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द मनी, और आज से ही सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। 25 रुपए का मोमोज भी आपको लाखों रुपए का नुकसान करवा सकता है। एंड टू डेवलप फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स। सो ये एक छोटा सा डेटा मेरे पास है, 2015 का डेटा है ये, एंड ये डेटा आपको बताएगा कि देश का भविष्य या स्टेटस फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में क्या है चिल्ड्रन। उत्तर प्रदेश में फाइनेंशियल लिटरेसी परसेंटेज इज 10% एंड जनरल लिटरेसी इज 57%। तो एज ऑफ टुडे जनरल लिटरेसी कम काम आती है, फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा काम आती है। क्यों ज्यादा काम आती है? बिकॉज बचत कैसे होगी, बढ़ेगा कैसा, वो ये बताएगा। पढ़ाई लिखाई करके अच्छा जॉब करके कमा तो सकते हैं, बट तरीका ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ नॉट गुड चिल्ड्रन, तो हो सकता है कि 20 साल में 25 साल में आपने कमाना स्टार्ट किया, किसी और ने भी कमाना स्टार्ट किया, बट दैट पर्सन अर्नड 10 करोड़ रुपीज बाय इन्वेस्टिंग एट करेक्ट प्लेस, और आपका शायद 1 करोड़ भी नहीं हो पाया क्योंकि आपने सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया। सो यहाँ पे गुजरात में चिल्ड्रन लिटरेसी 68% है जनरली, बट फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है? जस्ट सी द मिसमैच चिल्ड्रन। यहाँ पे नॉर्मल पढ़े लिखे लोग कम है, बट फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज्यादा है। और हमारे यूपी में चेक कर लीजिए, लिटरेसी बहुत ज्यादा है चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा, बट फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी 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 लेस। केरल चिल्ड्रन लिटरेसी रेट इज 84%, आई सपोज हाईएस्ट इन इंडिया, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज ओनली व्हाट 36%। तो क्यों पढ़ा लिखा इंसान भी परेशान है, क्यों पढ़ा लिखा इंसान भी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर पाता? क्योंकि कभी उसको रिटायरमेंट के लिए कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया। तो जो लोग मीठा बहुत अवॉइड करते हैं, नहीं मीठा नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, मीठे से डायबिटीज हो जाएगा, अरे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तब भी इंसुलिन लेवल डाउन हो जाएगा, और तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो नथिंग शुड बी वेरी एक्सेस नॉर वेरी लो, इट शुड बी ऑप्टिमम। तो गुजरात का बंदा अनपढ़ भी है चिल्ड्रन, जनरल लिटरेसी बड़ी कम है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा है। तो कैसे पैसा कमाना है ये तो सीख लोगे, पढ़ लिख के अच्छा जॉब बिजनेस तो सभी को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट व्हाट आफ्टर दैट? तो उस समय जब 25 साल की उम्र में आप मेरे पास आएंगे, सर प्लीज टेल मी वेयर शुड आई इन्वेस्ट मनी, शायद मेरे पास भी टाइम नहीं होगा आपको ये बताने के लिए, और आपके पास भी टाइम नहीं होगा मेरे से ये चीज समझने के लिए। तो टाइम रहते सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने 17-18 साल की उम्र में अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक कर ली, शायद आपको कभी कोलेस्ट्रॉल या बाईपास सर्जरी का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बट जब 45 साल में होश आया कि अब घी तेल कम करें, जब 2 आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, अब तो बाईपास के अलावा कोई और चारा है ही नहीं। ओके, चलिए। सो 24% ऑफ द इंडियन अडल्ट पॉपुलेशन
इज हैविंग फाइनेंशियल लिटरेसी। अगेन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। फाइनेंशियल लिटरेट तो है, सर्टिफिकेट तो है, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी? क्या सही तरीके से पढ़ के गए हैं? सही तरीके से हो सकता है पढ़ के ना गए हो। ये 2015 में नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की एक रिपोर्ट आई थी। सो क्लैरिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की, सही डिसीजन आप ले पाए। मैक्सिमम बच्चों से मैंने पूछा था वो स्टॉक मार्केट को क्या समझते हैं, तो पता है जवाब क्या आया? सर सट्टा है, सर जुआ है, सर गैम्बलिंग है। आप में से भी काफी बच्चे शायद यही सोचते होंगे। क्यों ये सोचते होंगे? क्योंकि अगल बगल लोगों ने आपको यही बताया कि भाई गैम्बलिंग है, सट्टा है, जुआ है, पैसा लगाओगे तुम्हारा पैसा पूरा चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता चिल्ड्रन। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल इसका दिखाता हूं, जस्ट शोइंग यू अ लाइव एग्जांपल। चलिए जस्ट सी द फर्स्ट बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, परसेंटेज रेट ऑफ एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना है चिल्ड्रन? 24.5%। उसके बाद आपको नीचे नजर आ रहा होगा HSBC स्मॉल कैप चिल्ड्रन, द रिटर्न इज 26.36%। और नीचे चलेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप नजर आ रहा होगा, द रिटर्न इज 31.53%। और नीचे चलेंगे एक और निप्पॉन स्मॉल कैप नजर आ रहा है, द रिटर्न इज 23.86%। और नीचे चलेंगे पराग पारिक फंड नजर आ रहा है, द रिटर्न इज 18.00%। सर ये तो धमाकेदार इन्वेस्टमेंट है सर, 30-30, 35-35% का रिटर्न। ये सारा स्टॉक मार्केट का इनडायरेक्ट रिटर्न है। कौन सा रिटर्न? इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्टली आई कुड हैव इन्वेस्टेड तो शायद ये रिटर्न और 5-10% ऊपर होते हैं। एंड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको नजर आएगा माय पोर्टफोलियो के नीचे 19.45% का रिटर्न। देता है हिंदुस्तान में कोई बैंक, कोई पोस्ट ऑफिस इतना रिटर्न? नहीं सर। सर 6-7% का रिटर्न मिलता है बैंक में एफडी कराने पे। 6-7% के रिटर्न के हिसाब से आप कितना ग्रो करेंगे, और 19% के रिटर्न के हिसाब से आप कितना ग्रो करेंगे? यू कैन जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। ओके, तो सो कॉल्ड चिल्ड्रन, सो कॉल्ड आपका इन्वेस्टमेंट सही तरीके पे सही जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए। तो यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स व्हिच फोकस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी क्विकली चिल्ड्रन। सो डबलिंग नंबर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। सही इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या होती है, सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, जो आपको इसलिए कोई भी इंश्योरेंस एजेंट नहीं बताएगा चिल्ड्रन। तो ये काफी चीजें हैं, सब कुछ हम आज के सेशन में कवर नहीं करेंगे, धीरे धीरे कवर होगा। फिर इसके बाद 8 प्रॉपर चैप्टर्स का एक सिलेबस बना हुआ है आपका पूरा, जो 8 चैप्टर्स में आप इन सारी बातों को इन फुल लेंथ एंड ब्रेथ देखेंगे। सो मैजिक नंबर इज है चिल्ड्रन, 72 को आप डिवाइड कर देंगे परसेंटेज से तो यू विल गेट द नंबर ऑफ ईयर्स, और 72 को जब आप नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे यू विल गेट व्हाट? द परसेंटेज। व्हाट इट क्लियर? तो अगर आपका पैसा 0.25% के रेट से इन्वेस्टेड है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डबल योर मनी? 288 years। एंड अगर चिल्ड्रन 8 years पे 8% पे सॉरी इन्वेस्टेड है तो कितना टाइम लगेगा? 9 years में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो क्या आपको कोई मैथ्स यूज करने की जरूरत है? खटाक से आपका आंसर आ जाएगा। सो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग क्या होती थी? पीपल यूज टू इन्वेस्ट देयर मनी वेयर चिल्ड्रन? बैंक का एफडी लेते थे लोग। देन पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड देयर आफ्टर इन रियल एस्टेट। बट व्हाट इज मॉडर्न इन्वेस्टिंग? पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और दे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। होते क्या है, एज आई सेड कि अगले 4-5 महीने जब हम इस सिलेबस को पूरा, इस कोर्स को पूरा पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के डीमेरिट्स क्या और मेरिट्स क्या है, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के मेरिट्स क्या और डीमेरिट्स क्या है। हियर इज अ सिंपल कंपैरिजन। लगता है कि ये तीनों आपको रिटर्न्स देंगे, सेफ हैं, बट ये सेफ नहीं है। थोड़ा सा रिस्क इनमें जरूर है, बट अगेन रिटर्न्स इतने मिल जाते हैं कि रिस्क पूरा का पूरा कमेंसुरेट हो जाता है। Here you only see the shadow of returns कि आपका पैसा बढ़ रहा है, रियलिटी में बढ़ता नहीं है, वो उल्टा घट जाता है। कैसे? अगली स्लाइड आपको ये शो करेगी। डेफिनेटली here children the returns are much 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 higher. Everybody knows, I hope so, कि इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई जो बढ़ रही है, यहां से आपकी महंगाई जरा भी प्रोटेक्टेड नहीं है। बट बच्चों यहां पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है, योर महंगाई इज टोटली प्रोटेक्टेड। लेट्स गेट डाउन टू द स्क्रीन कि कैसे पता लगेगा। एक छोटा सा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है चिल्ड्रन। अगर आपने बैंक में मनी डिपॉजिट किया और बैंक भाग गया, क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक भाग जाए?
बिल्कुल हो सकता है चिल्ड्रन, बिल्कुल हो सकता है। आरबीआई पुराने जमाने में 1 लाख और नए जमाने में एज ऑफ टुडे सिर्फ 5 लाख तक की सेफ्टी सिक्योरिटी देता है। अगर कोई बैंक भाग जाएगा, ओनली हाउ मच मनी सेफ, आपने किसी बैंक में 10 लाख की अगर एफडी कराई और बैंक भाग गया तो आपका सिर्फ 5 लाख रुपए सेफ है, इससे ऊपर पैसा आपका सेफ नहीं है। गोल्ड में क्या प्रॉब्लम है? चोरी हो सकता है, मेकिंग एंड स्टोरेज चार्जेस आर वेरी 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 हाई, एंड रियल एस्टेट इज कंपेरेटिवली सेफर। बट अगेन प्रॉब्लम इज दिस, सरकार ने डिसाइड किया अब फ्लाईओवर बनेगा यहाँ पे और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है, तो प्रॉपर्टी की स्पेलिंग में जो ओ होता है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी प्रॉपर्टी की, मतलब 0 हो जाएगी। ओके, टैक्स पे करने के बाद बैंक के रिटर्न्स कुछ भी नहीं होते। गोल्ड 10, 11, 12% रिटर्न आपको जरूर दे देगा, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फियर ऑफ थेफ्ट, चोरी हो सकता है अगर आपने गोल्ड घर में रखा है तो। बट गोल्ड का एक और फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वेयर देयर इज नो फियर ऑफ थेफ्ट। लोगों ने शायद गोल्ड बॉन्ड के बारे में बच्चों ने सुना होगा, तो यहाँ चोरी तो नहीं होती, बट अगेन रिटर्न्स आपको मिलेंगे जरूर, बट इस रिटर्न में भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? ड्यूरिंग द सेशन वील आंसर। एंड रियल एस्टेट का तो प्राइस डिपेंड करेगा अपॉन लोकेलिटी। कुछ लोकेशंस पे प्राइस बहुत तेज बढ़ता है, कुछ लोकेशंस पे बहुत धीरे बढ़ता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है। अगली स्लाइड आपको ये बता देगी। सो मिथ इज, सर हो सकता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग हो, बिल्कुल नहीं। वी कैन इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी ओनली देन वी कैन गेट लॉट ऑफ मनी, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाई रिटर्न्स आपको तब होंगे स्टॉक मार्केट में जब आप हाई रिस्क लेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 30-40% वाले रिटर्न्स दिखाए थे, तो कोई मैंने करोड़ों रुपए एक साथ नहीं इन्वेस्ट किया, हर महीने 15-20 हजार रुपए इन्वेस्ट किया, और ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स ये रिटर्न्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। कैसे होगा सब सिखाया जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल। तो आप बिल्कुल भी ये कभी भी मत सोचिएगा कि रिटर्न्स बहुत रिस्की है। पीपल अंडरस्टूड कि ये सारे मिथ क्लियर हो गए, ये कोई गैम्बलिंग सट्टा जुआ बिल्कुल भी नहीं होता है। सो मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेंसेक्स और निफ्टी, सुना बहुत होगा लोगों ने, पता नहीं होगा लोगों को कि ये सेंसेक्स और निफ्टी जैसी चीजें होती क्या है। एकदम बच्चों जैसे आपने 10th क्लास का 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज कैलकुलेट किया ना, एग्जैक्टली वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी का कैलकुलेशन होता है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? इंश्योरेंस सर कौन सा लेना चाहिए? 90% इंश्योरेंस एजेंट्स बेवकूफ बनाते हैं हमें और आपको, और हमें बेवकूफ नहीं बनना है। सही तरीका क्या है इंश्योरेंस लेने का, ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो एक स्टोरी है आपके सामने जो आपको कुछ एजुकेट करना चाहती है। मिस्टर मिलेनियम एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जिसमें इन्हें कितने पैसे की जरूरत है चिल्ड्रन? 20 करोड़ रुपए की। अब क्या 20 करोड़ रुपए इसके पास होगा खुद अकेले? नो। क्या 20 करोड़ रुपए आप या हम इसको लोन पे दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इसने क्या सोचा कि 10-10 रुपए लोगों से वसूलते हैं। कितना? 10-10 रुपए। तो 2 करोड़ लोग अगर 10-10 रुपए दे दे बच्चों, इजिली 10 रुपए तो कोई भी दे देगा ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो 2 करोड़ लोग अगर 10-10 रुपए दे दे बच्चों, तो टोटल कितने पैसे मिस्टर मिलेनियम के पास आ जाएंगे? 20 करोड़ रुपीज। और कैसे ये 20 करोड़ रुपए को इस्तेमाल करेगा? ये 40 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेगा, 3 करोड़ रुपीज का प्लांट, 9 करोड़ रुपीज का रॉ मटेरियल, और बाकी 7 करोड़ 60 लाख रुपीज खर्चे पानी के लिए रख लेगा फैक्ट्री में। ये 20 करोड़ रुपए एक साल बाद हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हाउ मच? 24 करोड़। कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 4 करोड़। 2 करोड़ लोगों में अगर 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बट गया तो एवरी पर्सन वुड बी गेटिंग हाउ मच? 2 रुपीज। मैथ के हिसाब से 2 रुपए। लोग हैं 2 करोड़ और पैसा है 4 करोड़। 4/2 कितना आएगा? 2 आएगा ना। लगाया कितना था लोगों ने और मिला कितना? 20% हो गया। 20% हो गया। देगा कोई बैंक आपको 20%? नहीं देगा। तो बच्चों इस 10 रुपए को हम क्या बोलते हैं? शेयर। ये जो 2 रुपए हमें कमाई मिली दैट इज नोन एज डिविडेंड। एंड ये जो 2 करोड़ लोग हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? शेयर होल्डर। और इस 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल जैसा शब्द तो सबने पढ़ा होगा, बट इतना आसान शेयर और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आपने ना सीखा होगा बच्चों, और गारंटी देता हूं कोई सिखाएगा भी नहीं आपको। तो एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसको जानबूझ के हवा और भयंकर बना दिया गया है ताकि एवरेज पब्लिक इस मार्केट में इन्वेस्ट करने आए ना।
क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट करने आएंगे तो कमा ज्यादा लोग लेंगे, और जिनको ज्यादा कमाना है उनके रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाएंगे। तो जानबूझ के ये एजुकेशन पब्लिक डोमेन में छुपा के रखी गई है ताकि हर इंसान इस पैसे को कमा ना पाए। इससे मेरे को एक गुरु मूवी का सीन याद आता है जिसमें अभिषेक बच्चन कहता है मैं भी लाइसेंस लेना चाहता हूं इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट कुछ हाई प्रोफाइल लोग उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देते क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो कमाई ज्यादा लोगों में बढ़ जाएगी। सो लोगों को ये भाषा समझ में आ गई, शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। सो 2 रुपए आपने कमाया बाय इन्वेस्टिंग हाउ मच, 10 रुपी। तो व्हाट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन, 20%। अब और लोग इसी तरह का गेन इन इन्वेस्टमेंट्स पे उठाना चाहते हैं, बट बेचारों के पास शेयर नहीं है। तो जिसके पास शेयर था 10 रुपए का, उसने कितना कमा लिया, 2 रुपए, रिटर्न इज 20%। बट कुछ और लोग भी 20% कमाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, शेयर खरीदना पड़ेगा। बट मिस्टर मिलेनियम कह रहे हैं भाई मेरे को और पैसे की जरूरत नहीं है। तो सब्जी खरीदने आप सब्जी मंडी जाते हैं, बट आप सब्जी मंडी गए, आपने देखा सारी सब्जी बिक चुकी है। अब आप सब्जी मंडी से तो नहीं खरीद सकते, क्या ऑप्शन है सब्जी खरीदने का आपके पास, कोई जवाब, कोई दूसरी जगह जाएंगे, बट वहां पे भी सारी सब्जी बिक चुकी है, ऑनलाइन भी सारी सब्जी बिक चुकी है। जो लोग सब्जी खरीद चुके हैं आप उनसे खरीद सकते हैं। वैसे ही जो लोग शेयर खरीद चुके हैं आप उनसे बोल सकते हैं भाई मेरे को ये शेयर दे दो। अब उनके लिए ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। 10 रुपए लगाया और कितना मिल गया, 2 रुपए। अगले साल फिर मिलेगा 2 रुपए, फिर मिलेगा 2 रुपए, फिर मिलेगा 2 रुपए। तो अगले 3-4 साल में 2-2 रुपए, 5 साल में जब मिलेगा तो जितना लगा था उतना पूरा वापस आ गया, और उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और 2 रुपए जब पहले साल मिला तो अगले साल हो सकता है और ज्यादा मिले। बट जिन बेचारों के पास ये शेयर नहीं है वो चाहते हैं कि वो शेयर खरीदें। किससे खरीदेंगे बच्चों, जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो उनसे सब्जी खरीद सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्जी खरीदी है। जो नए लोग हैं वो उनसे शेयर खरीद सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर है। बट कहां पे मिलेगा सर ये शेयर, ये शेयर सब्जी मंडी पे नहीं मिलेगा, अमेज़न में नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगा, शेयर मार्केट में मिलेगा, शेयर बाजार में मिलेगा, या सिक्योरिटीज मार्केट में मिलेगा। तो सिक्योरिटीज मार्केट में जब शेयर खरीदा बेचा जाता है उसी बाइंग और सेलिंग को स्टॉक ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग। और हम आपको कोई स्टॉक ट्रेडिंग नहीं सिखाने वाले, हम आपको बताएंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग का फायदा नुकसान क्या होता है, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि स्टॉक ट्रेडिंग खतरनाक है तो इसका एक इनडायरेक्ट मीडियम आपको बता दिया जाएगा जहां पे खतरा बहुत कम है। सर बिल्कुल भी खतरा ना हो, तो भाई बिल्कुल भी अगर खतरा नहीं होगा तो घर के बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि खतरा तो घर के अंदर किचन में भी है जब प्रेशर कुकर गैस के ऊपर रखा जाता है। अगर ब्लास्ट कर गया तो किचन में काम करने वाले चोट खा जाएंगे, ज्यादा तेजी से ब्लास्ट कर गया तो साइन आउट हो जाएंगे परमानेंटली। तो रिस्क हर जगह है, कम है या ज्यादा है। आप कम रिस्क लेना चाहते हैं या ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कम उम्र में रिस्क आप ज्यादा ले सकते हैं, बट ज्यादा उम्र में आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो ज्यादा उम्र वालों के लिए कम रिस्क की चीजें बताएंगे और कम उम्र वालों के लिए उतना रिस्की जितना आप झेल पाए। सो इंडिया में बच्चों स्टॉक एक्सचेंजेस तो बहुत ढेर सारे, बट लीडिंग 2 ही हैं। वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अनदर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं इनकी भी बातें की जाएंगी। बहुत सिंपल है ये सब बातें, बट ये सब बातें सारी की सारी कोई आज नहीं होनी है, ये आने वाले समय में भी होनी है। तो मैं आपको आज कुछ गिफ्ट देने वाला हूं, आए हैं तो गिफ्ट लेके जाएं। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स एक फॉर्मूला है चिल्ड्रन, सेंसेक्स एक फॉर्मूला है, फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। प्लीज रिपीट, सेंसिटिव इंडेक्स, SEN सेंसिटिव से बना, SEX इंडेक्स से निकल के आया है, सेंसिटिव इंडेक्स। यू कैन बेटर से SENS सेंसिटिव शब्द से लिया गया और इंडेक्स शब्द से INDEX से EX ले लिया गया, तो क्या बन गया ये सेंसिटिव इंडेक्स का सेंसेक्स। टॉप 30 कंपनीज के प्राइसेस जो बढ़ते और घटते हैं उन्हीं को आप बोलते हैं सेंसेक्स। नींद आ रही है तो पानी पी ले लोग कम से कम, ताकि नींद ना आए एटलीस्ट। और टॉप 50 कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जब फॉर्मूला निकलता है बच्चों तो हम इसे क्या बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं। कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत मजेदार चीज है। ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आपका होमवर्क होगा
आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की कॉपी में ये एग्जाम्पल नोट करेंगे। 24 दिसंबर 2020 का दिन 10:10, रिलायंस, मारुति, टाटा, बीएसएनएल, भारती एयरटेल, ग्लैक्सको, सन फार्मा, इन्फोसिस, विप्रो एंड टीसीएस, टॉप 10 कंपनीज मैंने ले ली। ये हैं उनके शेयर प्राइसेस एट 10:10 पे, और ये हैं उन कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर्स जो बाजार में बाय सेल हो रहे हैं। बाजार में शेयर क्या होता है, बाय सेल कैसे होता है, ये अभी तक समझ में आ गया होगा कि जिनके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, अब वो इस मुर्गी को बेचने आए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम बेटर मुर्गी खरीदेंगे और हमें लग रहा है कि हमारे लिए मुर्गी सबसे अच्छी है। इन शेयर्स को इनके प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका एक नया शब्द आ गया, और क्या है ये शब्द, मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट चिल्ड्रन, नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये सारा मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल कर लिया, ये हो गया 22 करोड़ 18 लाख रुपए। हाउ मच चिल्ड्रन? आई होप सो किसी को हाई फाइन लग रहा है, एकदम आसान है, बस 5वीं की मैथ्स आपको आनी चाहिए। उसके बाद 10:12 कितने टाइम का डिफरेंस है बच्चों? 2 मिनट। 2 मिनट बाद रिलायंस का शेयर जो 900 का था वो कितने का हो गया? 950। मारुति का 1200 वाला शेयर 1100 का। टाटा मोटर्स का 3200 वाला शेयर 3400 का। बीएसएनएल का 90 वाला शेयर 120 एंड सो ऑन। सर ये प्राइस बढ़ा और घटा कैसे? रिलायंस के बारे में कोई बढ़िया न्यूज आ गई कि इन्होंने 2 ऑयल एक्सप्लोरेशन फील्ड्स खरीद ली हैं, इनको माइक्रोसॉफ्ट से बहुत बड़ा ठेका मिल गया है, तो इनका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये अपने शेयर होल्डर को कल को कमाई में हिस्सा भी, डिविडेंड ज्यादा देंगे। चलो खरीद लें, तो खरीदने वालों की डिमांड बढ़ गई। तो मार्केट में जब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई सेम है, शॉर्टेज आ गया बाजार में, तो मौके पे चौका लगाया लोगों ने और प्राइस बढ़ गया। भारती एयरटेल के नीचे आपको नजर आ रहा होगा सन फार्मा चिल्ड्रन, 25 रुपए शेयर का भाव था और 2 मिनट बाद ये शेयर का भाव गिर के कितना हो गया? 20 रुपए। मार्केट में न्यूज आ गई कि कोविड का इंजेक्शन ग्लैक्सो वालों ने बना लिया और सन फार्मा की रिसर्च फ्लॉप हो गई, तो सन फार्मा इंजेक्शन नहीं बना पाया। सन फार्मा का बिजनेस आने वाले टाइम में गिर जाएगा। बिजनेस गिरेगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो इससे मिलने वाला डिविडेंड भी कम होगा। क्या अच्छा डिविडेंड कंपनी बांट पाएगी? नो। तो शेयर लोग नहीं खरीदना चाहते, उल्टा जिनके पास है वो भी खरीद के भागना चाहते हैं। आई रिपीट, वो भी खरीद के बच्चों भागना चाहते हैं। तो इन दैट केस अगर वो खरीद के भागना चाहेंगे तो अपना शेयर बेचने वाले लोग ज्यादा हैं बट खरीदार कम है। अब मार्केट उल्टी चल गई, सप्लाई ज्यादा है, बेचने वाले लोग ज्यादा है बट खरीदार कम। तो बाजार में जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं, क्या प्राइस पे असर पड़ता है चिल्ड्रन? प्राइस गिर जाता है। तो लोगों को समझ में आ गया व्हाट आर द रीजंस फॉर प्राइस इंक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज। तो इन सारे शेयर प्राइसेस को 2 मिनट बाद नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया तो फिर से एक मार्केट कैपिटलाइजेशन आया, जिसका नाम क्या होगा? करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 22 करोड़ 18 लाख की वैल्यू 2 मिनट के बाद कितनी बन जाती है? 22 करोड़ 60 लाख। इट इंक्रीज्ड और इट डिक्रीज चिल्ड्रन। 5वीं की मैथ्स यूनिटरी मेथड अप्लाई किया जाएगा। 5वीं की मैथ्स है बच्चों, सिर्फ 5वीं की। बेस मार्केट कैप 22 करोड़ 18 लाख, करंट मार्केट कैप 22 करोड़ 60 लाख। जब बच्चों को परसेंटेज पढ़ाया जाता है मैथ्स में तो बोला जाता है इट इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ 100। नंबर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ 100। ये जो हमारा निफ्टी का कैलकुलेशन चलता है ना बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन 1000, और जो सेंसेक्स का कैलकुलेशन है वो 100 पे चलता है। सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 78-80 में 100 से, निफ्टी स्टार्ट हुआ 92 में 1000 से। तो परसेंटेज की जैसे बेस वैल्यू 100 है, वैसे ही सेंसेक्स की बेस वैल्यू 100 है और इस समय 62,000 हो चुका है। देखिए मार्केट कितना ग्रो कर गया 40 साल में, 600 गुना। कितना? 600। तो किसी ने अगर 100 रुपए लगाए थे 1980 में, आज उसका पैसा 600 हो गया। किसी ने 100 करोड़ लगाया होगा तो आज कितना हो गया? 600 करोड़। तो 22 करोड़ 18 लाख रुपए इज एज गुड एज 1000। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिखा रहा हूं आपको। 22 करोड़ 18 लाख इज एज गुड एज 1000। तो 1 रुपी इज एज गुड एज 1000 अपॉन 22.5।
18, तो 22.60 विल बी व्हाट? तो फॉर्मूला लगेगा 22 करोड़ 60 लाख अपॉन 22 करोड़ 18 लाख होल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट चिल्ड्रन? 1000। तो आपका इस समय जो इंडेक्स वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1019 पॉइंट। कितना? 1000। और हमारा बेस वैल्यू कितना था चिल्ड्रन? 1000। तो 1000 से हम चले गए 1019 पे। मार्केट बढ़ा कि घटा? बढ़ा। ऐसे ही आपका निफ्टी और सेंसेक्स हर मिनट बढ़ता और घटता रहता है। तो इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? क्या ये बहुत बड़ा कोई इंटीग्रल कैलकुलस a प्लस बी होल स्क्वायर का कैलकुलेशन था? तो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए 5वीं की मैथ्स आनी चाहिए। कितनी की मैथ्स? बस क्लास 5 की मैथ्स आनी चाहिए। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, फिर हमने डिवाइड किया और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने एक तरह से परसेंटेज निकाल लिया। तो क्या स्टॉक मार्केट का गेम समझना बहुत बड़ी चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ इसको पोर्ट्रे ऐसा किया गया, रिप्रेजेंट ऐसा किया गया है कि हमारे लोग क्या समझते हैं, अरे कोई होगी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस, होगा कोई निफ्टी और सेंसेक्स कोई भयंकर कैलकुलेशन करने का मैथ्स का तरीका। इज इट दैट मच भयंकर चिल्ड्रन? नो। तो ये जो निफ्टी शब्द बना, ये कैसे बना? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज हुआ करती थी, अब 51 हो गई है। ये सर 50 से 51 का क्या खेल है? बताया ना, सब कुछ आज बताना पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे हौले हौले आप सब समझेंगे। तो टॉप 50 का फॉर्मूला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इज कॉल्ड एज व्हाट? निफ्टी 50। तो सेंसेक्स बना है सेंसिटिव इंडेक्स से, और निफ्टी 50 किससे बना है? टॉप 50 एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सर ये स्टॉक एक्सचेंज है कहां पे सर? स्टॉक एक्सचेंज किसी जमाने में फिजिकल लोकेशन पे हुआ करते थे, आज स्टॉक एक्सचेंज कंप्यूटर पे चलते हैं। ऑनलाइन कनेक्टिविटी के थ्रू, जैसे आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, ऐसे ही आप स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज डेफिनेटली इज रिस्की चिल्ड्रन, बट उनके लिए नहीं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अब बच्चे पूछेंगे सर डू यू इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट? थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको रिटर्न दिखाया था, ये सारा का सारा स्टॉक मार्केट का रिटर्न है, बट इट इज नॉट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ये कैसे होता है वक्त आने पे बता दिया जाएगा। तो बच्चों, एक आम आदमी को सेंसेक्स और निफ्टी की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इससे पता लगता है कि देश हमारा तरक्की कर रहा है कि नीचे जा रहा है। ऐसे थोड़ा दुनिया के 30 से 40% इन्वेस्टर्स हमारे देश में आते हैं, क्योंकि हमारे देश में रिटर्न्स अर्न करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई? कॉमन सेंस की बात है। क्या हमसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी के पास है चाइना के बाद? नो। तो जब पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा, तो हमारे सेलर्स भी सबसे ज्यादा और हमारे बायर्स भी सबसे ज्यादा। जहां पे भी बच्चों सेलर और बायर सबसे ज्यादा होंगे, प्रॉफिट वहीं पे ज्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस वहीं पे ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो बैंक का रिटर्न, एफडी का रिटर्न, 2022 का मैंने एक डेटा लिया था जहां पे 59,000 सेंसेक्स वैल्यू थी, और आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आपको सेंसेक्स की वैल्यू लगभग 62,500 के आसपास नजर आएगी। मतलब 1979 पे 100 पॉइंट पे था, आज 2023 पे ये लगभग 62,000 पॉइंट पे जा चुका है। 625 गुने का रिटर्न। कितना? कितना रिटर्न आपको कोई भी नहीं देगा। तो आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि बैंक का रिटर्न क्या है। तो 1979 में अगर 100 रुपए आपने इंडेक्स वाली कंपनीज में लगाया, तो आपका रिटर्न 2022-23 तक लगभग 60,000 तक पहुंच गया। 600 गुना चल रहे हैं। और रूल ऑफ 72 लगाएं, और 9% का अगर रिटर्न मान ले बैंक में, कितना? आज तो 6-7% मिलता, हम 9 मान के चलते हैं, तो आपका पैसा 100 से कितना ग्रो करेगा चिल्ड्रन? 32 टाइम्स। और यहां कितना ग्रो किया? तो वेयर यू गेट मोर रिटर्न्स, बाजार या बैंक? तो बी फॉर बैंक नहीं होना चाहिए, बी फॉर बाजार, और बाजार का मतलब स्टॉक मार्केट। आ गया दिल दहलाने वाला कंटेंट। 10 ग्राम गोल्ड 1980 में व्हेन आई वाज बोर्न वाज 1300, और 2022 का डेटा आपके सामने है। कितने का था चिल्ड्रन? आज 62 का हो चुका है। रिटर्न अगर कैलकुलेट करें तो 9.25% का रिटर्न है। और अगर आप गोल्ड में अच्छा पैसा कमाते हैं तो भारत सरकार आपसे हाईएस्ट कितने % का टैक्स लेगी? 30%। 9.25 में 2.8 तो टैक्स चला गया, कितना बचा?
बाजार में 3.5% के रेट से महंगाई बढ़ रही है, तो आपका पैसा बढ़ा लगभग 6.5% के हिसाब से, महंगाई बढ़ी 3.5% के हिसाब से, कमाया कितना चिल्ड्रन? लगभग 3%। बैंक का रिटर्न अगर हम ले लें आज की तारीख में, एफडी पे लगभग 6-7% इंटरेस्ट है। आई रिपीट चिल्ड्रन, एफडी पे कितना इंटरेस्ट है? 6%। तो अगर आप 10,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, 6% का आपको रिटर्न मिलता है। आफ्टर 1 ईयर आपका पैसा कितना हो गया? 10,600। और अगर आप अच्छे खासे रईस इंसान हैं, 30% के टैक्स स्लैब में आपकी इनकम अगर आती है, तो 600 रुपए में 180 रुपए तो आपका टैक्स चला गया। आपका पैसा 10,420 रुपए हुआ कि नहीं हुआ चिल्ड्रन? 3.5% की महंगाई है। एक साल पहले जो सामान 10,000 का था, एक साल बाद वो सामान आपको कितने का मिलेगा? 10,350 रुपए का। तो बच्चों कमाया कितना आपने? टैक्स और महंगाई झेलने के बाद आपके 10,000 रुपए ने आपको कमा के दिया सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए। योर रिटर्न इज चिल्ड्रन 0.7। सर आज ही पापा को बोलेंगे जितनी एफडी बैंक में कराई है सबको तोड़वा के स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, ये बात आपको पापा को बिल्कुल नहीं बतानी है। पापा की एज 15-16 साल नहीं है, उनकी एज 47 है। उस एज पे कुछ पैसा बैंक की एफडी में रखिए ताकि सेफ्टी रहे, और कुछ पैसा स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए ताकि रिटर्न्स हाई रहे। सारा पैसा अगर एक तरफ लग गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी कल को। 100 रुपए था, 100 पॉइंट था, 100 थी वैल्यू इंडेक्स की 1980 में। 2022 में 56,000 था, इस समय 62 चल रहा है। रिटर्न का परसेंटेज कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 30%। अगर आपको टैक्स भी देना पड़े तो भी आफ्टर टैक्स रिटर्न कितना है? 3.5%। महंगाई का भी अगर उसमें से काट दीजिए तब भी कितना कमाएंगे? थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग। इज चिल्ड्रन गोल्ड अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट? Should a person at the age of 18, 20, 25 years invest in bank? उसके पास रिस्क लेने की हैसियत है, कैपेसिटी है। क्या है सबसे अच्छा बच्चों? इंडेक्स। और लोग क्या बोलते हैं? सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा है, और जहां पे भी बहुत हाई रिटर्न होता है ना, हम हिंदुस्तानी उसे जुआ डिक्लेयर कर देते हैं। इज इट सो चिल्ड्रन? नो, इट इज नॉट अ गेम ऑफ चांस। और आपके सामने प्रैक्टिकल डेटा मैंने थोड़ी देर पहले अपना पोर्टफोलियो दिखाया था। सही तरीका आपको इन्वेस्ट करने का आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि गारंटी श्योर शॉट रिटर्न है, बट अगेन जहां पे श्योर शॉट नजर आ भी रहा है वो कितना नजर आ रहा है? तो श्योर शॉट मिले ना मिले कोई खास फर्क पड़ेगा? 1% से भी कम का रिटर्न है। तो बैंक रिटर्न्स इज जस्ट एन इल्यूजन, जस्ट एन। देखने में लगता है कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, जब आप उस पैसे में टैक्स दे देते हैं, जब आप उस पैसे में महंगाई झेल लेते हैं, तो बचता क्या आपके पास? ठेंगा। हम सब बचता है आपके पास। Got it clear? और जहां पे ज्यादा बच रहा है उसे आप सट्टा बोल रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। नौकरी लगे चाहे ना लगे, शर्मा अंकल अपने बेटे को एमबीए कराना चाहते हैं ताकि रिश्ता अच्छे घर से आ जाए। तो ऐसा एमबीए किसी काम का है जहां पे नौकरी ना लगे, बिजनेस डेवलपमेंट ना हो पाए आपके अंदर? ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं, जो आपने सिर्फ डिग्री तो इकट्ठी कर ली बट आउटपुट इज 0 to the power infinity। बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी दे दीजिएगा। So what's stopping you to invest in stock market children? Lack of knowledge। तो आज के बाद तो कोई नहीं बोलेगा कि ये सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है, और बैंक में बड़ा फायदा सर, एफडी में अच्छा रिटर्न है। तो जो बोले एफडी में अच्छा रिटर्न है, वीडियो का ये वाला पार्ट भेज दीजिएगा उसको, वीडियो का ये वाला पार्ट भेज दीजिएगा, उसको पता लग जाएगा कि एफडी में कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। समझ में आई बात? पक्का? चलिए। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको मैं अगले 4 मिनट में बहुत बढ़िया ज्ञान देने वाला हूं। मोहल्ले में एक मिस्टर मिलेनियम चले आए और 20,000 लोगों से वो कह रहे हैं कि मेरे को एक साल में कुल 5,000 रुपए दे दो बस। तो 20,000 लोगों ने 5,000 रुपए मिस्टर मिलेनियम को दे दिए। कितने पैसे इकट्ठे हो गए बच्चों? 10 करोड़ रुपए। मिस्टर मिलेनियम हमारी आपकी तरह बहुत पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने इस 20 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट किया कहां पे? 2 करोड़ का गोल्ड खरीद लिया, 1 करोड़ का सिल्वर, 4 करोड़ रियल एस्टेट, 80 लाख के बॉन्ड, बैंक एफडी बोल सकते हैं, 2 करोड़ रुपए के शेयर्स, और बैंक के सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा पैसा रख दिया, 20 लाख रुपए।
10 करोड़ रुपए पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो गया। एक साल के बाद बच्चों गोल्ड का प्राइस बढ़ के 2 करोड़ से कितना हो गया? 2 करोड़ 40 लाख। सिल्वर 1 करोड़ से बढ़ के, रियल एस्टेट 4 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़। बॉन्ड की वैल्यू सर बड़ी कम बढ़ी है, बॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। क्यों? अगेन आने वाले समय में बताया जाएगा। शेयर्स 2 करोड़ से कितने के हो गए? 2 करोड़ 40 लाख, और बैंक का पैसा 21 लाख रुपए। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट जो 10 करोड़ का था बच्चों, ये बढ़ के कितना हो गया? 12 करोड़ 21 लाख रुपए। तो ये 12 करोड़ 21 लाख रुपए में मिस्टर मिलेनियम क्या करेंगे? मिस्टर मिलेनियम कहेंगे भाई मेरा भी तो चूल्हा जलना चाहिए, तो 1 लाख रुपए मेरी फीस मेरे को दे दो। अब कितना पैसा बचा चिल्ड्रन? 2 करोड़। सर कैसे? 10 करोड़ का 12 करोड़ 21 लाख हुआ, तो गेन है 2 करोड़ 21 लाख का। 10 करोड़ तो ओरिजिनल इन्वेस्टेड था, तो प्रॉफिट की रकम 2 करोड़ 21 लाख। 1 लाख रुपए मिस्टर मिलेनियम ने अपने रोजापरण के लिए, परवरिश के लिए रख लिया। हाउ मच इज लेफ्ट चिल्ड्रन? 2 करोड़ 20 लाख। ये 20,000 लोगों में बटेगा, तो 1 पर्सन विल गेट हाउ मच? 1100 रुपए। लगाया कितना था? 1100 मिल गया। व्हाट इज परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न? और सबसे बड़ा फायदा क्या था? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम कौन कर रहा है? मिस्टर मिलेनियम। यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू जस्ट रिलैक्स। ना रिलैक्स, आप इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। तो मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं, मेरा पैसा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। तो सो कॉल्ड 22% का रिटर्न चिल्ड्रन देगी आपको कोई इंडस्ट्री? नहीं देगी। बट सर फिर लोग क्यों पैसा गवा देते हैं इस इंडस्ट्री में? वो इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो होते हैं ग्रीडी। कौन होते हैं? अर्निंग के टाइम पे लूज करते हैं और लूजिंग के टाइम पे अर्न करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा, मजेदार है। बाजार 20,000 पॉइंट पे है, कितनी? और किसी इंसान ने 1 लाख रुपए लगा दिए। कितना लगा दिया बच्चों? 1 लाख। और बाजार की वैल्यू क्या चल रही है? 20,000 पॉइंट। तो जरा 1 लाख को आप 20,000 से डिवाइड कर दीजिए, एक छोटी सी मैथ्स आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। 5 यूनिट्स आपको मिलेंगी। कितनी? 5 यूनिट्स। बड़ा हबशी टाइप का इन्वेस्टर था, बड़ा हबशी टाइप का। 2011 में इसने काम किया और सोचा एक ही साल में सोना बढ़ जाए। 2012 में बाजार कितने की हो गई चिल्ड्रन? 17,000 की। कितने की? ये बेचारा डर गया। और कितनी यूनिट थी इसके पास? कितनी यूनिट थी बच्चों इसके पास? 5 यूनिट। इसने 5 यूनिट 17,000 के भाव पे बेच दी। व्हाट इज 17 into 5? लगाया कितना था बेचारे ने? 1 लाख रुपए गिर के कितना हो गया? क्या हो गया बेचारे को? 85,000 का लॉस हो गया। 85,000 का लॉस हो गया। कह रहा है बहुत बेकार डिसीजन था मेरा, बहुत बेकार डिसीजन, मैंने नुकसान झेल लिया। और पूरे मोहल्ले में गा रहा है। सौरभ सर की बात मत मानना, ये बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, इन्होंने मेरा पैसा घुसवा दिया। पूरे मोहल्ले में गा रहा है जाके। अगेन 2015 में बाजार कितनी हो गई? 29,000। इसके मन में फिर से आ गया लोभ, ग्रीड। क्या गया? ग्रीड। इसने वही 85,000 रुपी फिर इन्वेस्ट कर दिया जब बाजार कितने की थी? 29,000 की। मैंने आपको बोला है कि यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर्स। तो 85,000 को 29 से डिवाइड कर दिया और इसके पास आ गई 2.93 यूनिट्स। 2.93। और स्टार्टिंग में कितनी थी? अब कितनी हो गई? करता जा रहा है बेवकूफी पे बेवकूफियां। फिर इसने सोचा कि सौरभ सर ने बोला था लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। 2015 में 29,000 था और 2017 में, अच्छा लॉन्ग टर्म तो हो गया, पहले तो मैंने 1 साल पैसा लगाया था, मैंने पैसा, अरे अभी फिर नीचे चला गया, ये हम पागल बन रहे हैं। इसने फिर 27,000 रुपए के भाव से अपनी 2.93 यूनिट्स को बेच दिया। तो 2.93 इंटू 27,000 कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 2.93 79,110 रुपीज। इसका पैसा कितना हो गया? और कम हो गया ना? 1 लाख रुपए और गिर गया। 1 लाख रुपए और गिर गया। अब कह रहा है फिर मोहल्ले में गाना चालू कि हम बेवकूफ बन गए, हम बेवकूफ बन गए, सब चीट किया जा रहा है।
अब मार्केट कितनी बढ़ गई, 40,000 पॉइंट 2019 में। फिर इसने अपना 79,110 इन्वेस्ट कर दिया जब बाजार कितने का था, 40,000 का, और इसकी यूनिट कितनी हो गई। अब देखिए बेवकूफी इसकी, इसने कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया ही नहीं। 5 यूनिट से गिर के औंधे मुंह कितना आ गया ये, 1.98। बट सही कौन था, जिसने मेरी बात मानी थी, कम से कम 5-10 साल इन्वेस्ट करो, कम से कम 2 साल में तो जमीन में बीज डालने में पौधा भी 2 इंच ही उगता है। बट कब वो बनेगा सागवान का पेड़, 10 साल 20 साल के बाद। आज 10 रुपए का पौधा 20 रुपए का नहीं होगा, बट 20 साल बाद वो 1 लाख का जरूर हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक बडिंग अ प्लांट चिल्ड्रन। 1 साल 6 महीने में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 2 पत्ती निकलेगी, फिर थोड़ी सी टहनी और बढ़ेगी, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर छांव देने लायक तो 25 साल बाद होगा। वो मजा तो 25 साल बाद आने वाला है। और आपने क्या सोचा कि मजा, कोई फास्ट फूड चाउमीन और बर्गर नहीं है ये। तो जिस इंसान ने 2011 में अपने 1 लाख रुपए लगाए, 20,000 की जब बाजार थी, कितने यूनिट्स खरीदे, 5 यूनिट्स, और जब मार्केट 40,000 की हो गई, इसने अपने 5 यूनिट बेच दिए और बाजार कितने का हो गया, 2 लाख का। तो इसका 1 लाख रुपए कितना हो गया चिल्ड्रन, 2 लाख। कब से लेकर कब तक जरा आप जोड़ लीजिए, 2011 से 2018, 8 इयर्स में लगभग इसका पैसा डबल हो गया। तो चिल्ड्रन 12,500 रुपए की ग्रोथ मिली इसको लगभग। तो 12-12.5% की ग्रोथ आ गई कि नहीं आ गई। तो लूज कौन करता है, जो ग्रीडी इन्वेस्टर होता है। तो बैंक की एफडी आपको 6-7-8% देती रहेगी, ये आपको लग रहा है, बट देगी 0.7 इन्फ्लेशन और रिटर्न के बाद। यहाँ पे 12% के हिसाब से अगर ग्रो भी किया, 3-4% टैक्स भी चला गया, 9 बचा, महंगाई काटने पीटने के बाद भी 6-7% पैसा आपका बढ़ेगा। समझ में आई बात। तो कभी भी ये मत सोचिए कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड 1-2 साल में आपको पैसा दे जाएंगे, कभी नहीं देके जाएंगे। जब मैंने भी आपको पोर्टफोलियो दिखाया था, कुछ रिटर्न्स 15% के थे, कुछ 30 के थे, और कुछ 6-7 वाले भी थे। वो 6-7 वाले ऐसे थे जो मैंने 1-2 साल पहले से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, वो अभी 4-5 साल के बाद रिटर्न्स देंगे, तुरंत रिटर्न नहीं देंगे। तो सबसे बड़ा मिथ लोगों का यही है कि आज हम पैदा हुए, कल हम मैराथन दौड़ लें। इज इट सो चिल्ड्रन? नो। तो बच्चे को भी तरक्की करने में 10 साल 20 साल लगते हैं। तो ये रिटर्न आपको थोड़ा 5 साल में मिल जाएगा, ये रिटर्न भी 10-20 साल के बाद मिलेगा। पेशेंस रखिए। सर मान लीजिए 2020 में कोविड चला है, बूम बड़ाम हो जाए, तो क्या कोविड हर 20 साल में चला आएगा? एब्सोल्युटली। तो कोई बनेगा तो नहीं ग्रीडी इन्वेस्टर भाई, ग्रीडी इन्वेस्टर तो कोई नहीं बनेगा। चलिए, तो कब खरीदना है आपको, जब दूसरे बेच रहे होंगे, और कब बेचना है, जब दूसरे खरीद रहे होंगे। तो ग्रीडी इन्वेस्टर पहले 20,000 पे खरीदता है, फिर 29,000 पे खरीदता है, फिर 40,000 पे खरीदता है। एकदम गलत। बाय कब करना है, जब बाजार नीचे हो। सेल कब करना है, जब बाजार ऊपर। खोपड़े में बात गई। तो मेनी कोलीग्स ऑफ माय से, सर आपका इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ रहा है, बेच दीजिए। मैंने कहा बेच के करेंगे क्या, फिर वहीं लगाएंगे पैसा। तो जब जरूरत पड़ेगी और 5 साल 10 साल बाद, तब बेचेंगे उसको जाके। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग? तो कभी मत सोचिएगा कि 4 साल में, 2 साल में, 1 साल में आपका पैसा बढ़ेगा। कभी नहीं बढ़ेगा बच्चों, कभी नहीं। मिनिमम 3-4 साल स्टे इन्वेस्टेड, उसके बाद आपको मजा आने लग जाएगा। सो व्हेन यू नीड टू बाय चिल्ड्रन, व्हेन अदर्स आर सेलिंग। तो एमबीए में यही सिखाया जाता है, कब अपना माल बेचने बाजार में निकले, दिन में 2:30 बजे, जब भयंकर धूप हो, जब भयंकर बरसात हो रही हो, क्योंकि तब सारे लोग ऑफिस के अंदर बैठ के इंतजार करेंगे सही मौसम होने का। मौसम तो यही सही है। बरसाती छाता कब बिकता है, जब पानी बरस रहा है। गर्मी के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे बरसात जब नहीं हो रही होगी, तो छाता कोई नहीं खरीदेगा। तो जब भयंकर धूप हो, तब बाजार में निकलिए अपना प्रोडक्ट बेचने, क्योंकि आप इकलौते सेल्समैन होंगे, दूसरा कोई होगा ही नहीं। और लोग क्या सोचते हैं, दिन में धूप बहुत है, कस्टमर नहीं आएगा, अभी सो जाओ। एक भी आ गया ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देके चला जाएगा। सो इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट का जिक्र हम अपने अगले इंट्रोडक्टरी सेशन में करेंगे। समझ में आई बातें सबको? पक्का? तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है इंश्योरेंस का, बट इसको आज टेकअप नहीं करेंगे,
नहीं तो बहुत कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो अगले इंट्रोडक्टरी सेशन में वील टेक अप इंश्योरेंस। कब होगा? यू विल बी वेल टोल्ड बिफोर हैंड, जस्ट विद इन 72 आवर्स आई विल बी एबल टू कनेक्ट विद दिस अगेन, तो आपको बता दिया जाएगा। तो बी हियर चिल्ड्रन, आई होप सो सेशन वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरेस्टिंग। लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आई होगी, जिनको आई होगी वो पानी पी के अपनी नींद खोल लिए होंगे। वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा कैसा लगेगा। गॉट इट क्लियर? अगला इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, फिर उसके बाद हम संडे इसकी क्लासेस लिया करेंगे। अगले 5 से 6 महीने में आप बन जाएंगे फाइनेंशियली लिटरेट। Thereafter you will be having a very nice assessment exam, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा जिससे ये साबित होगा कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं। काफी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस पे चलेंगे। आपको बैंक के विजिट्स भी करा दिए जाएंगे, जिससे आप बैंक जाके समझें, पोस्ट ऑफिस जाके समझें, म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाके समझें कि कैसे वहां पे धंधा पानी चलता है बेसिकली। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम ऑन टू योर क्वेरीज। अगर आपको कुछ पूछनी हो, मोस्ट वेलकम।